मैं अच्छी हूँ। Hello everyone, and very good evening. I hope you all are good, doing well, and enjoying all other activities and also enjoying classes. I hope so. So हम लोग thermodynamics पढ़ रहे थे और thermodynamics में we have covered a bit. जैसे कुछ कुछ नोटेशंस बस मैंने डिस्कस किया था. सो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है. टाइप्स ऑफ सिस्टम मैंने बताया था. तो सिस्टम के कितने टाइप थे मैंने बताया था. तीन तरह का सिस्टम होगा. एक होगा ओपन सिस्टम, दूसरा होगा तुम्हारा क्लोज्ड सिस्टम, और एक होगा आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. सो सिस्टम का लाइक हाउ ऑन व्हाट बेसिस वी हैव डिफाइंड सिस्टम. सो बेसिस ये है कि कौन से सिस्टम में, जैसे सपोज कर लो कि देयर इज समथिंग हियर. सपोज कर लो ये वाटर है जिसको तुम बॉईल कर रहे हो. देन सो हियर वाटर इज आवर सिस्टम. अगर आप इसको बॉईल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना, हीट जा रहा है यहाँ से. और ये वाटर अगर इवेपोरेट करता है, वेपराइज होता है, तो वाटर भी सराउंडिंग में जा रहा है. डन. सो यहाँ पे एनर्जी और मास दोनों का ही ट्रांसफर हो रहा है. और ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं. ठीक है. सो ओपन सिस्टम का मतलब क्या होगा, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी प्लस मास दोनों का ही ट्रांसफर हो. ठीक है. This is one thing. What is closed system? In closed system, only there will be transfer of energy transfer. ठीक है. Only this thing is happening. जैसे suppose कर लो कि this is leaded and this lead is insulator, done, and nothing is able to escape through this lead, then there is no transfer of matter here. ठीक है. और अगर मैटर नहीं जा रहा तो सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि वी आर गिविंग इट हीट. Right. So only energy transfer, that is your closed system. And isolated system is what, जहां पे ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना ही मास का, जैसे थर्मोफ्लास्क. सो थर्मोफ्लास्क का जो बॉटल होता है उसमें हम लोग कहते हैं कि इफ यू आर कीपिंग वाटर इनसाइड इट, देन वाटर विल स्टे एट द सेम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वाटर तुमने डाला था. इसका मतलब यहां से ना तो हीट अंदर जा रहा है और ना ही अंदर से हीट बाहर जा रहा है. नो एनर्जी ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर ऑल्सो. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, आइसोलेटेड सिस्टम. नो ट्रांसफर. डन. सो ये तीन तरह की सिस्टम हमने कल के क्लास में पढ़ा था. ये केमिस्ट्री में भी तुम लोगों को पढ़ना होगा. नाउ स्टेट ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस. सो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होगा, जैसे सपोज कर लो एक कंटेनर है और यहाँ पे एक पिस्टन रखा हुआ है. पिस्टन तुम लोग जानते हो, ये इसका काम होता है इस सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करना. इसका सर्टेन मास होगा. ठीक है. और इसका सिंस सर्टेन मास है, वो इस सरफेस पे सर्टेन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड हेंस प्रेशर. सो दिस इज पिस्टन. सपोज कर लो इसके अंदर क्या है, गैसियस सिस्टम है, गैस है. डन. सो एट सर्टेन पॉइंट अगर तुम इसको हीट दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, डन, हीट दे रहे हो या इससे हीट ले रहे हो, वट एवर, यहाँ पे जो भी गैस का एक पार्टिकल को तुम अगर चूज करोगे किसी भी टी टाइम पे, तो उस गैसियस पार्टिकल का सर्टेन, और या फिर कह सकते हो इस कंटेनर के लिए ओवरऑल, रादर देन फॉर ओवरऑल कंटेनर वी विल डिफाइन कि इस कंटेनर के अंदर जो भी है उसका एक सर्टेन प्रेशर होगा, सर्टेन टेम्परेचर होगा, और इसका सर्टेन वॉल्यूम होगा. यानी कि कंटेनर के अंदर जो गैस है वो सर्टेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है. गैस इज एट सर्टेन टेम्परेचर एंड गैस इज एक्सर्टिंग सर्टेन प्रेशर. तो ये होता है स्टेट ऑफ द सिस्टम. सो अगर यहाँ पे ग्राफ ले लो ऐसे कुछ भी, सपोज कर लो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है. सो यहाँ पे कोई भी एक डॉट देते हो ना, तो जैसे मैंने बताया था स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स गैस का एड्रेस. किसी भी पर्सन का एड्रेस कैसे बताते हो, उसके घर का पता देते हो, गांव का पता देते हो, उसका नाम क्या है वो बताते हो, एंड ऑल. सो यहाँ पे भी स्टेट ऑफ सिस्टम मीन सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन, उसका एड्रेस. सो यहाँ पे गैसियस सिस्टम का एड्रेस हम लोग कैसे देते हैं, उसके प्रेशर को लिखते हैं, उसके वॉल्यूम को लिखते हैं, और उसके टेम्परेचर को लिखते हैं. सो दिस इज अ स्टेट. Now, if we have to change the state of system, then we can change it through certain processes, and that is basically here the process.
ठीक है. सो वी कैन गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट वेयर प्रेशर इज डिफरेंट, P डैश, V डैश, T डैश सपोज. सो दिस इज स्टेट एंड प्रोसेस जो कि कल हमने डिस्कस किया था. सो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस मैंने बताया था, प्रोसेस दो तरह का होगा. एक होगा तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस. मैंने बोला था इरिवर्सिबल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो जनरली क्या है, इरिवर्सिबल है. एंड रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट नेचुरल, दिस इज अ फोर्स्ड प्रोसेस. डन. एंड मतलब अगर मुझे रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए तो मुझे वो करना पड़ेगा, सर्टेन सेटअप प्रोवाइड करना पड़ेगा उसके लिए. बट इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली हो रहा है. सो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस कहने का मतलब कि if a system is going from one state to another, then it will it it is going from 1 to 2, then it can go back from 2 to 1. So such kind of process is called reversible. मतलब something that can be reversed. And irreversible का मतलब क्या हुआ, जिसको रिवर्स नहीं कर सकते. सपोज यू आर बर्निंग फायर और तुमने एक ठंडी का समय है, तुमने एक लकड़ी के टुकड़े को जलाया, वो जल गया, राख हो गया. अब उस राख को तुम वापस लकड़ी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो अपने आप नहीं कन्वर्ट होगा. डन. अब उसको लाइक it is not possible, and that is called irreversible process. You can't reverse it. ठीक है, जैसे वो पहले था उस स्टेट में उसको नहीं ला सकते. और नेचर में तुम कुछ भी आंख बंद करके सोचोगे ना, तो जो भी प्रोसेस हो रहा है ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल हो रहा है. नाउ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी सिस्टम है उसका, और सिस्टम का आइडेंटिटी क्या था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. सो ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का सर्टेन प्रॉपर्टी होगा, उसको क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो. मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ सिस्टम है, गैसियस सिस्टम है, सपोज कर लो ऐसा कंटेनर है, इसमें गैसेस भरा हुआ है. ठीक है. अब क्या करना है तुम्हें, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन इंटेंसिव है और कौन एक्सटेंसिव है. सो अगर तुम लोगों को याद हो तो मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ पे प्रेशर कौन सा प्रॉपर्टी होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, एनीबडी? जस्ट आई वांट टू सी इफ यू रिमेंबर इट और नॉट. Pressure will be extensive or intensive property. Okay, Parul. You said extensive. Unnati, extensive. Pressure, you are saying is extensive process. Okay. And what is extensive process? देखो, इंटेंसिव ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि लाइक इफ जैसे अगर मैटर चेंज हो रहा है, जैसे अमाउंट चेंज हो रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा, यानी कि डजंट डिपेंड ऑन द अमाउंट, डज नॉट डिपेंड. एम आई राइट? क्योंकि मैं अक्सर इस चीज को भूल जाती हूँ. सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. इज इट करेक्ट? बोलो. यस, इट इज करेक्ट, राइट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट. एंड एक्सटेंसिव प्रोसेस क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट. ठीक है. अब देखो, अब तुम लोग यहाँ पे आराम से बता सकते हो. सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस है, गैस का सर्टेन वॉल्यूम है, सर्टेन प्रेशर है, सर्टेन टेम्परेचर है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग इट. ठीक है. सो अब ये ए साइड हो गया, ये बी साइड हो गया. अब मुझे बताओ, ए साइड में पहले पूरे कंटेनर के लिए मैंने वॉल्यूम को वी रखा, प्रेशर को पी रखा, टेम्परेचर को टी रखा. अब जो कंटेनर का एक पोर्शन है, पोर्शन ए है, उधर मैंने प्रेशर को वी ए रखा, वॉल्यूम को, प्रेशर को पी ए और ये टी ए. ठीक है. सो और यहाँ पे रखा क्या, यस पारुल. ओके. ठीक है. डन. सो यहाँ पे देखो, ये पी बी रखा, वी बी रखा और टी बी रखा. अब मुझे बताओ इनमें से कौन सेम होगा और कौन डिफरेंट होगा. टेम्परेचर टी ए और टी बी सेम होगा या डिफरेंट होगा? पारुल, डिफरेंट कैसे होगा?
सेम होगा ना। तुम जिस कमरे में बैठी हो ना, तुम जिस कमरे में बैठी हो उस कमरे को तुम एक काम करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद, आर यू एबल टू सी मी? माय कैमरा इज ऑन ना, राइट? ओके डन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तुम एक कमरे में बैठी हो और उस कमरे को डिवाइड कर दो बीच से, तो क्या, जैसे सपोज कर लो जिस कमरे में तुम बैठे हो उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री, ठीक है। और तुमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो एक पर्सन यहाँ बैठा है, दूसरा यहाँ बैठा है, तो क्या दोनों पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर फील होगा? सेम ही होगा ना। टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो हियर टी ए इक्वल टू टी बी। अगेन तुमने रूम को डिवाइड किया है, रूम को डिवाइड किया तो लाइक रूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था। सो पूरे रूम में पहले प्रेशर कितना था? 1 atm था। तुमने रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वॉल लगा दिया, तो क्या प्रेशर दोनों साइड डिफरेंट हो जाएगा? सेम ही रहेगा। सो प्रेशर विल ऑल्सो रिमेन द सेम। और वॉल्यूम डेफिनेटली चेंज हो रहा है ना, क्योंकि तुमने डिवाइड किया। तो एक साइड वॉल्यूम क्या है, पी वी ए है, और दूसरे साइड क्या है, वी बी है, सच दैट वी ए प्लस वी बी विल बी वी। यस उन्नति, डिफरेंट। ओके। सो इंटेंसिव एक्सटेंसिव जब भी तुम्हें आइडेंटिफाई करना हो, एक काम करो, सिस्टम को डिवाइड कर दो और डिवाइड करके चेक कर लो कि कौन चेंज होगा कौन नहीं। जो चेंज हो रहा है वो एक्सटेंसिव है, जो चेंज नहीं हो रहा है वो इंटेंसिव। ठीक है। सो दिस थिंग ऑल्सो वी डिड yesterday. And now zeroth law of thermodynamics, this is a very easy thing to understand. हमने तीन चीज लिया था, गैस ए लिया था और गैस बी लिया था, और यहाँ पे एक सिस्टम और लिया था सी। हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा काम ये था, हमने सबसे पहले ए और बी को और ये पूरे को एक डायाथर्मिक वॉल से कनेक्ट कर दिया, और इनके बीच में क्या था, गैप था, मतलब ये दोनों बी और सी टच में नहीं है सपोज। सो दिस इज अ डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल का मतलब ऐसा वॉल जो कंडक्टर है, ठीक है, यानी कि जो हीट को कंडक्ट करेगा। अब देखो, बी का टेम्परेचर टीबी ले लो, ए का टेम्परेचर टीए ले लो, सी का टेम्परेचर टीसी ले लो, जब डायाथर्मिक वॉल इनके बीच में नहीं था। जैसे ही ये वॉल बीच में आएगा, कंडक्टिंग थिंग बीच में आएगा, ए और बी के बीच में हीट फ्लो हो सकता है, ए और सी के बीच में हीट फ्लो हो सकता है। डन। लेट्स लुक एट ए एंड बी। सो हीट कब तक फ्लो होगा, जब तक ए और बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाता। यानी कि अगर तुम्हारा सपोज कर लो टीबी इज, यस यस दैट इज करेक्ट। सो इफ टीबी इज ग्रेटर देन ए, तो बी से ए तक हीट जाएगा until टीबी विल बिकम इक्वल टू टीए। सो फाइनल रिजल्ट इसका क्या होगा, टीबी टीए के बराबर हो जाएगा और टीसी भी किसके बराबर हो जाएगा, टी ए के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स से भी देखो, तो अगर टीबी टीए के बराबर है, टीसी टीए के बराबर है, तो हमें दिख रहा है कि टीबी इक्वल टू टीसी हो गया। ठीक है। सो हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये किया था कि इस डायाथर्मिक वॉल को हटा दिया, इसको हटा दिया, ये हो जाने के बाद, और उसके बाद हमने एक डायाथर्मिक वॉल को यहाँ पे लगाया। यहाँ पे लगाया तो हमने ये देखा कि बी और सी के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऑलरेडी बी और सी का टेम्परेचर सेम हो चुका है, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस है नहीं, हीट का फ्लो नहीं होगा। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी एंड बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, then body B and C together will also be in thermal equilibrium. This is zeroth law of thermodynamics. Very easily understandable, right? Now we will start with concept of internal energy, heat and work. ओके। सो बहुत ही छोटी छोटी चीजें देखो थर्मोडायनेमिक्स में समझने का, और इसको ना अच्छे से समझते जाना। अब देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जैसे हर इंसान की एक एनर्जी होती है, मेरी एक एनर्जी है, डन। उसी तरह से किसी भी कंटेनर में गैस रखा हुआ है, उसकी एक एनर्जी है, डन। जैसे अगर अगर मैं कमजोर हूं तो मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी, यानी कि अगर तुम्हारे गैस का इंटरनल एनर्जी कम है तो उसका वर्क करने का भी टेंडेंसी कम होगा, डन। बट उसको अभी लीव करते हैं। पहली चीज, इंटरनल एनर्जी है क्या, एनर्जी इन स्टोरेज है, ठीक है। दिस इज एनर्जी इन स्टोरेज। जैसे मेरी एनर्जी क्या है, एनर्जी इन स्टोरेज है, वो ये बताएगा कि मैं कितना काम कर सकती हूँ। जैसे एक ग्लूकोज, अगर तुम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आई रिमेम्बर वन, लाइक आई फील लाइक 1 C6H12O6 होता है ना ग्लूकोज, आई गेस। सो एक ग्लूकोज को जब हम बर्न करते हैं तो सम 32 एटीपी मिलता है, एटीपी ना, हाँ एटीपी।
शायद। सो एक ग्लूकोज में एनर्जी इन स्टोरेज कितना है, 32 ATP है। उसी तरह से हर एक गैस में तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड है, एंड दैट इज योर इंटरनल एनर्जी। अब देखो, अब हमें देखना है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड्स ऑन व्हाट, किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और ये होगा क्या। सो देखो यहाँ पे कोई भी गैस जब कोई भी कंटेनर में है तो वो रैंडम मोशन में होता है, यानी कि वो मोशन में है, तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और दो एटम के बीच में, गैस के दो एटम के बीच में इंटरैक्शन हो सकता है, डन। और इंटरैक्शन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सो मेरा इंटरनल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होगा यहाँ पे जो गैस है, ठीक है। एंड दिस इंटरनल एनर्जी विल डिपेंड ऑन व्हाट, इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, टेम्परेचर। यस पारुल, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे, जैसे अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो रैंडमनेस ज्यादा होगा, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। व्हाट अबाउट पोटेंशियल, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो दो मॉलिक्यूल के को आपस में मिलने का चांस भी ज्यादा है, इंटरैक्शन ज्यादा है, डन। सो समवॉट टेम्परेचर इज ऑल्सो गाइडिंग इंटरैक्शन बिटवीन एटम्स, एंड दैट इज व्हाई both kinetic and potential energy, that is internal energy, will depend on what, temperature. So internal energy किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डन। अब देखो, ये जो इंटरनल एनर्जी है, मैंने कल के क्लास में एक चीज और रिवाइज करवाया था, वो था तुम्हारा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। सो स्टेट फंक्शन क्या होता है, वो जैसे कोई भी गैस के स्टेट को हम कैसे बता रहे थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से। उनमें से स्टेट फंक्शन कौन होगा, जो कि प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, और जो पाथ पे डिपेंड करेगा वो पाथ फंक्शन होगा। अब इंटरनल एनर्जी को यहाँ देखते हैं, सपोज कर लो सेम पीवी कर्व को मैं यहाँ पे लाती हूँ, और मेरी गैस का स्टेट सपोज कर लो ये है, P1, V1, T1 है। अब यहाँ पे कोई प्रोसेस के थ्रू ये कहाँ चला गया, P2, V2, T2 में गया, ठीक है। और यहाँ से ही एक और दूसरा प्रोसेस हो रहा है, ये पहला प्रोसेस है, एक दूसरा प्रोसेस है, उसके थ्रू भी ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब वो प्रोसेस 1 से आए 2 तक, ए से बी तक, सपोज कर लो कि प्रोसेस 1 से वो आए बी तक, या प्रोसेस 2 से वो आ रहा हो बी तक, डजंट मैटर। टेम्परेचर का चेंज कितना हो रहा है, T2 माइनस T1। और अगर टेम्परेचर का चेंज प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर क्या हुआ, स्टेट फंक्शन हुआ। और इंटरनल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। सो इंटरनल एनर्जी तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा स्टेट फंक्शन। सो एक एक करके चीजों को याद करते जाना। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डन। So if we are going from point state 1 to state 2, no matter through what path, doesn't matter, हमारा टेम्परेचर चेंज सेम रह रहा है, डन। एंड सो इंटरनल एनर्जी चेंज भी सेम रह रहा है, तो हम कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट पाथ फंक्शन। ओके, सो दिस इज दिस। कोई डाउट हो तो बीच में बताना। Now internal energy is a state function. Internal energy is the energy in storage. Internal energy depends upon temperature. Unit of energy, joule. And dimension, energy का dimension, ml square t minus 2. ठीक है, so this is all. Now what is the concept of heat? So इस concept of heat को तो मैंने बहुत पहले तुम लोगों को स्टार्टिंग के क्लास में ही बताया कि heat is flow of energy, है ना। heat क्या है तुम्हारा, flow of energy है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो जहां भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो एक एनर्जी फ्लो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं, डन। हीट को मैंने बोला भी था तुम लोगों को कि एब्सोल्यूट सेंस में डिफाइन नहीं करते, रिलेटिव सेंस में डिफाइन करते। हीट की बात हम तब करते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। हम ये नहीं कहते कि कोई भी गर्म पानी अगर रखा हुआ है तो हमें ये नहीं पूछा जाता कि इसमें हीट कितना है ना। लेकिन हमसे ये पूछा जाता है कि अगर सर्टेन, सपोज कर लो 10 ग्राम 100 डिग्री वाटर में अगर 0 डिग्री आइस डाल रहे हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि 0 डिग्री पे आइस को डालेंगे गर्म पानी में तो हीट का ट्रांसफर होगा गर्म से कोल्ड तक। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हीट,
or whenever there is temperature difference, then only we talk about heat, otherwise we don't talk about it, right? So flow of energy because of temperature difference is your heat. Okay, now what is the concept of work? तो वर्क क्या होता है? तुम लोग अब प्योर मैकेनिक्स में जाओ, सो वर्क डन क्या था? एफ डॉट डी एक्स, है ना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही वर्क होता है. अब एक काम करो, यहाँ पे एक कंटेनर ले लो, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, वी आर डीलिंग विथ गैस. डन. सो सपोज कर लो अगेन यहाँ पे एक पिस्टन बना दिया. पिस्टन पता है ना, एक ऐसे मास रखा होगा जो कि इस मेम्ब्रेन पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा इस पे. ठीक है. अब क्या है यहाँ पे, इसके अंदर गैसियस पार्टिकल्स हैं. ठीक है. और अगर ये पिस्टन रेस्ट में है तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि एटमॉस्फेयर इस पे जितना प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर गैस इस मेम्ब्रेन पे लगा रहा है, और इसलिए, और ये दोनों प्रेशर को इक्वल होना चाहिए, तभी ये रेस्ट में है ना? क्योंकि ये मेम्ब्रेन को देखो, ये मेम्ब्रेन तुम्हारा मासलेस है, ये जो मेम्ब्रेन है ना ये मासलेस है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड लग नहीं रहा, इस पे प्रेशर लग रहा है. कौन कौन प्रेशर लगा रहा है? इसके ऊपर जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है वो प्रेशर लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन, एंड जो भी इसके अंदर गैस है वो प्रेशर लगाएगा इधर. ठीक है. सो इन ये दोनों प्रेशर को इक्वल होना चाहिए, तभी ये रेस्ट में है. सो इक्वल है सपोज कर लो. डन. और ये किस में है? रेस्ट में है. अब हमने क्या किया ना, हमने ये काम किया कि सपोज कर लो ये डायाथर्मिक वॉल है. ये वॉल कैसा है तुम्हारा? डायाथर्मिक है, यानी कि अगर हमने यहाँ कुछ ऐसे जला दिया तो ये हीट को कंडक्ट करेगा. ठीक है. सो हमने जलाया, हीट को ये कंडक्ट किया, हीट कहाँ पहुंचा? कंटेनर के अंदर. अब ये गैसियस सिस्टम को हीट मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, तो ये क्या होगा? जो अंदर गैसियस थिंग्स है उसकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रहा है ना? तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे ही इसकी एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ा, तो क्या होगा? ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे और वो इस मेम्ब्रेन पे ज्यादा हिट करेंगे, यानी कि प्रेशर अंदर का बढ़ेगा, है ना? बढ़ सकता है. और जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना? क्योंकि ये तो अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और इक्विलिब्रियम में ये भी एटमॉस्फेरिक के बराबर था, लेकिन सिंस हमने हीट दिया, प्रेशर बढ़ा, तो ये प्रेशर ज्यादा है ना? नाउ P इज ग्रेटर देन PATM. सो व्हाट विल हैपन? रिजल्ट ये होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है ये मूव करेगा, और ये मूव करके देखो कुछ ऐसा हो जाएगा. अगर तुम इसको सही से रियलाइज विजुअलाइज करो तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा. ठीक है. यानी कि जो रैंडमनेस बढ़ा था बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, उसको बैलेंस करने के लिए वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा, क्योंकि वो उसको ज्यादा जगह दे दिया रहने के लिए, तो अब रैंडमनेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, घट गया. ठीक है. और ये तब तक वॉल्यूम बढ़ाएगा जब तक कि अगेन PATM इनसाइड P के बराबर ना हो जाए. यानी कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो पिस्टन था ये सर्टेन डिस्टेंस से बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा. सपोज कर लो dx डिस्टेंस बढ़ा, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वर्क हो रहा है ना. इधर की तरफ नेट फोर्स लगा, इस पे लगा, और वो नेट फोर्स कितना वर्क किया? कितना वर्क किया वो हमें निकालना है. सो एफ और dx के बीच में एंगल कितना होगा? यहाँ पे 0 डिग्री. सो एफ dx cos 0. 0 क्यों? क्योंकि देखो अपवर्ड प्रेशर ज्यादा हुआ है, उसकी वजह से मूव कर रहा है. सो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, 0 डिग्री एंगल. सो दिस इज एफ dx. अब एक काम करो, एक ये सपोज कर लो इस मेम्ब्रेन का एरिया कितना था? A था. ठीक है. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे F/A किया और dx इंटू A कर दिया. फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? नेट प्रेशर लिख सकते हैं. सो नेट प्रेशर यहाँ पे मैंने ये P नेट ऐसे लिखा. A इंटू dx को मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे देखो dx से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस इज एरिया. A इंटू dx क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम चेंज हुआ है वो, यानी कि P/dv. Done. And that is why in gaseous system we write work done as P delta V, या फिर इसको P डॉट डेल्टा भी लिखते हैं. यहाँ पे डॉट मैंने हटा दिया क्योंकि एंगल क्या था? 0. और जो भी हम आगे इनकाउंटर करेंगे वहां पे एंगल हमें 0 ही मिलने वाला है, इसलिए मैंने जनरलाइज कर दिया. सो वर्क डन क्या लिखोगे? P डेल्टा V. एंड दिस इज हाउ वी विल बी डीलिंग विथ वर्क डन. इज इट क्लियर एवरीवन? यस. किसी को डाउट है?
यस, बोलोगे तो अच्छा फील होगा थोड़ा। पारुल, उन्नति। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, मैं बढ़ती हूँ आगे। हाँ, अलवीरा। ओके, उन्नति इज नॉट हियर, राइट? ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं। So sign convention for heat and sign convention for work we will see. So in physics, केमिस्ट्री में उल्टा है जस्ट इससे। सो मैं फिजिक्स की बात कर रही हूँ। इन फिजिक्स अगर सपोज कर लो ये सिस्टम है तुम्हारा, सिस्टम जानते हो जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, वो सिस्टम है। जो हमारा इंटरेस्ट पॉइंट है दैट इज सिस्टम। सो ये सिस्टम है, इसके अंदर सपोज कर लो गैस है। सो इफ वी आर गिविंग हीट, अगर तुम हीट सिस्टम को देते हो देन दिस हीट इज व्हाट, पॉजिटिव। और अगर इस सिस्टम से हीट रिलीज हो रहा है, अगर इस सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है, तब उस हीट को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। यानी कि इन फिजिक्स व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर हीट एनर्जी? इफ वी आर गिविंग एनर्जी टू द सिस्टम देन दैट एनर्जी विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव, एंड इफ वी आर टेकिंग एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम देन दैट विल बी टर्म्ड एज नेगेटिव। ओके, सो ये है तुम्हारा हीट का साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर वर्क, फिजिक्स में हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? फिजिक्स में हमारा इंटरेस्ट ये होता है कि लाइक वी वांट सिस्टम टू डू वर्क फॉर अस, है ना? जैसे जितनी भी चीजें हम बनाते हैं, हमारा टास्क क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट क्या होता है कि वो हमें काम करके दे। सो आवर इंटरेस्ट इज कि हम उसको इनपुट दें और वो हमें आउटपुट दे। डन। और इनपुट हम जनरली एनर्जी के टर्म में देते हैं। सो एनर्जी देना हमारा इंटरेस्ट है, दैट इज वाई एनर्जी देने को हम पॉजिटिव साइन कन्वेंशन ले रहे थे। और सिस्टम वर्क करके हमें दे, ये भी पॉजिटिव। डन। सो दो विलिंग चीज फिजिक्स में क्या होता है कि वी वांट टू गिव एनर्जी टू द सिस्टम एंड वी वांट सिस्टम टू डू वर्क फॉर अस। डन। सो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करता है तब ये क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स, इसलिए इसके साइन कन्वेंशन को क्या मानेंगे, इसके लिए क्या साइन देंगे, नेगेटिव। नाउ व्हाई वी आर रीडिंग साइन कन्वेंशन? बिकॉज कोई इक्वेशन हम पढ़ेंगे जहां पे वर्क, हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इन तीनों को हम रिलेट करेंगे एक इक्वेशन में। और जब भी हम इक्वेशन में लिखेंगे तो विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन लिखेंगे फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोसेस हैपनिंग, राइट? एंड इसलिए हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना जरूरी है कि सिस्टम हमारा वर्क करेगा तो क्या होगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने दिखाया तुम लोगों को, यहाँ पे जो ये सिस्टम था, गैसियस सिस्टम, इसने काम किया, इसको हीट मिला और इसने काम किया। सो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, उसने काम किया। डन। एंड दैट इज व्हाई हियर वर्क डन विल बी टर्म्ड एज पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वैल्यू। ऐसे भी यहाँ पे रख के देखो तो P V2 minus V1 and V2 is greater than V1 here. V1 is the initial volume of the container and V2 is the final volume. So here work done is positive. And here who is doing the work? System. So work done by the system को क्या लेते हैं, positive, and work done on the system को क्या लेते हैं, negative. That is in the best interest of physics, right? Chalo. Now we will read first law of thermodynamics and thermodynamic processes. Real thing is started. So what are the learning objectives? First law of thermodynamics first. A specific heat capacities, I've discussed it in large extent earlier already. So I will just taking you through this कि उसको बस एक झांकी की तरह दिखाऊंगी और कुछ नहीं. And then thermodynamic processes we will discuss in detail. Okay? तो चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? इट इज लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है? ये एनर्जी का लॉ है। और एनर्जी का लॉ क्या होता है कि एनर्जी हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है। सो दिस इज बेस्ड बेसिकली ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टॉक्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओवर। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। सो सपोज कर लो हमारे पास एक सिस्टम है,
ठीक है, ऐसा सिस्टम है। हमने इसको क्या दिया, हमने इसको हीट एनर्जी दिया, डन। अब ये सिस्टम के सिस्टम मतलब इसमें कुछ गैसेस होंगे, वी आर डीलिंग विद गैस, राइट। सो इसमें कुछ गैसेस होंगे, जैसे ही हमने इसको हीट दिया, इसका एनर्जी बढ़ा, और वो उस बढ़े हुए एनर्जी का क्या कर सकता है। जैसे अगर मुझे किसी ने अच्छे से बहुत अच्छे से ट्रीट दिया, खिलाया पिलाया, और उसका इंटरेस्ट है कि चलो अब तुम मेरे लिए काम कर दो, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसके लिए थोड़ा काम भी करूंगी और ये भी सोचूंगी कि थोड़ी एनर्जी अपने लिए भी बचा लिया जाए, ये भी कर सकती हूँ, है ना। सो यहाँ गैस भी काफी ज्यादा होशियार है, चतुर है। वो ये सोचेगा कि चलो उसको डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ खाना तो मिला, इस खाने को कितने दो पार्ट में उसको डिवाइड करेगा। एक तो वो कुछ काम करके देगा, जिसने उसको दिया खाना उसके लिए वो काम करेगा, और कुछ एनर्जी वो बचा के रख लेगा अपने लिए अपने पास, एंड दैट इज इंटरनल एनर्जी। सो डेल्टा क्यू को का कुछ पोर्शन किस में जाएगा, वर्क करने में जाएगा, ठीक है, और कुछ पोर्शन कहाँ चला जाएगा, उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, कह सकते हैं, डन। सो डेल्टा क्यू को अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी सिस्टम को दिया कितना, डेल्टा क्यू। सिस्टम ने किया क्या, अपने इंटरनल एनर्जी को चेंज किया और वर्क किया। सो डेफिनेटली डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, अगर एनर्जी कंजर्व होता है तो होता है ना। यहाँ पे और कोई डिसिपेटिव थिंग हो नहीं रहा, only these two activities are happening. So delta q is w plus delta u, and this is your mathematical expression for first law of thermodynamics, delta q equal to w plus delta u. अब देखो यहाँ पे this is delta u and this is your what, w को क्या लिख सकते हैं, p delta v लिख सकते हैं ना, and this is your delta q, ठीक है। एंड दिस इज योर व्हाट, डेल्टा यू इज योर व्हाट, दिस इज योर state function, this is your what, state function. And now we will try to see p delta v is what sort of function and delta q is what sort of function, ठीक है। ये दोनों ही किस तरह का फंक्शन होगा, ये वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। सो एरिया अंडर पीवी कर्व में जाते हैं, जैसे देखो अगेन फिर एरिया सॉरी ग्राफ में आते हैं, तो P वर्सेस V। अभी भी हमने देखा वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, P डेल्टा V, P dV लिखते हैं, डन। और तुम लोग जब ग्राफ पढ़ते होगे, कोई भी ग्राफ होता है इन जनरल, अगर वाई एक्स ग्राफ तुम बना रहे हो, सो वाई एक्स ग्राफ सपोज कर लो ऐसा आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम करती हूँ, वो ये कि सपोज कर लो ये छोटा सा एक स्ट्रिप लिया मैंने विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आप देखो ये डिस्टेंस सपोज कर लो कितना है, dx है, ठीक है। और यहाँ पे y का वैल्यू y है सपोज, सो यहाँ भी क्या होगा, ऑलमोस्ट y होगा, क्योंकि ये दोनों काफी क्लोज है, ये पॉइंट हमने काफी क्लोज लिया है। सो अज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा हाइट किसके बराबर है, y, डन। सो इस पूरे का एरिया कितना होगा, इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, ये छोटा सा स्ट्रिप एक रेक्टेंगल है और इसका एरिया स्मॉल एरिया कितना होगा, y dx, ठीक है। और अगर मुझे ये पता करना है कि ये जो टोटल ग्राफ है इसके अंदर का एरिया कितना है, सो ये टोटल ग्राफ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये x को टच कर रहा है और एंड पॉइंट इस x को टच कर रहा है ना, x2 ले लो। सो टोटल एरिया निकालेंगे, उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, x विल वैरी फ्रॉम x1 टू x2। सो एरिया अंडर कर्व y dx है ना, और टोटल एरिया निकालने के लिए y dx को इंटीग्रेट कर देंगे x1 से x2। सिमिलरली हियर वर्क डन है p dv, v क्या है, v को कह सकते हो x से रिप्लेस कर सकते हो, p को y से, सो y dx मीन्स p dv, डन। सो इफ P dV सपोज कर लो स्टेट 1 था गैस का ये, और स्टेट 2 कहीं इधर ऐसे है, यहां तक है, ठीक है। सो 1 से 2 पर जब गया वो, तो वर्क डन क्या होगा, P dV फ्रॉम 1 to 2, जैसे प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 तक जब वो गया तो कितना वर्क हुआ, P डेल्टा V निकालोगे। उसके लिए इस प्रोसेस, ये जो ग्राफ दिख रहा है इसके अंदर का जो भी एरिया है विथ वॉल्यूम एक्सिस, रिमेंबर विथ वॉल्यूम एक्सिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ वर्क डन। सो वर्क डन कितना होगा, ये वाला जो एरिया होगा वही होगा तुम्हारा क्या, वर्क डन होगा। अब आप ध्यान से देखो,
अगर मैं इसको 1 से 2 लेकर जाती हूँ इस रास्ते से, तो देखो अब वर्क डन क्या होगा, अब इस ग्राफ के अंदर का एरिया विथ द वॉल्यूम एक्सिस, सो एरिया विल बिकम दिस, ये बन जाएगा ना एरिया। सो दोनों एरिया डिफरेंट है ना। ये था तुम्हारा इसके अंदर का एरिया, ये वाला हुआ A1, और इसके अंदर का एरिया A2। सो A1 हियर इज नॉट इक्वल टू A2। सो प्रोसेस 1 से 2 में दो रास्ते से वो गया, एक रास्ता A ले लो, एक रास्ता B ले लो, ठीक है, और दोनों ही रास्ते से वर्क डन सेम नहीं हो रहा है ना। वर्क डन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सो वर्क डन क्या है तुम्हारा, दिस इज अ पाथ फंक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पाथ फंक्शन। नाउ लेट मी नो व्हाट हीट विल बी, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। जस्ट थिंक फॉर 30 seconds and let me know. Yes, use first law of thermodynamics and let me know what answer you're getting. जैसे अभी अभी तुम लोगों ने पढ़ा ना, लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डेल्टा क्यू, हीट एनर्जी गिवन और टेकन आउट वट एवर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ये किसके बराबर था, P डेल्टा V प्लस इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, ठीक है। अब आप देखो डेल्टा U क्या है तुम्हारा, स्टेट फंक्शन है ना, and this is what, this is your path function. So if this is not depending on what, this is not depending on the path, so this will remain constant, and this is depending on path, so its value is changing according to the path, its value is not changing according to the path. So overall heat का value, since P delta V plus delta U है, अगर P delta V path के according change कर रहा है तो delta Q भी path के according change करेगा, क्योंकि delta Q क्या है, P delta V plus delta U है। So this is sum of these two terms, right? This won't change, that we know already, this is changing, so sum of these two will change, and that is delta Q. So this is also what, path function, ठीक है। So ये याद रखना कौन path function है, कौन state function है। Now specific heat capacities, let us go through. So ये तो मैंने बहुत पहले तुम लोगों को बताया, specific heat capacity क्या होता है, amount of heat required to raise the temperature of unit mass through unit degree, that is specific heat capacity, पढ़े थे ना जब हम लोग वाटर के लिए डिफाइन किए थे, आइस के लिए डिफाइन कर रहे थे, है ना। सो दिस इज योर हीट कैपेसिटी बाय मास, सो हीट गिवन पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर राइज। So this thing we have already dealt with, so we don't need to elaborate it actually. Done. Now molar specific heat capacity भी हमने पढ़ा था, so this is amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree. So molar specific heat को क्या लिखते हो, this is your heat capacity by, heat capacity क्या था तुम्हारा, heat given per unit temperature rise, ठीक है। So heat capacity by mole, that is heat given per unit mole per unit temperature rise, this is your molar specific heat, ठीक है। C depends, C किन चीजों पर डिपेंड करेगा, सिमिलरली एस जो था स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ये भी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा था, और हमने पहले भी पढ़ा है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मोलर स्पेसिफिक हीट नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, और कंडीशन अंडर विच हीट इज सप्लाइड उस पे भी डिपेंड करेगा फॉर गैसेस, ठीक है, क्योंकि हम लोग गैस के लिए डील कर रहे हैं। अब देखो जब हम लोग सॉलिड की बात करते हैं ना, तो जैसे तुम्हारे पास सपोज कर लो एक सॉलिड है, सॉलिड को तुमने हीट दिया, ठीक है। सो सॉलिड को जब हम हीट देते हैं तो उसका वॉल्यूम नहीं बदलता, उसका टेम्परेचर ही चेंज होता है, ऐसा नहीं होता कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया, डन, ये नहीं होता, और ना ही उसके प्रेशर में कोई डिफरेंस आता है, क्लियर है। सो इफ यू आर गिविंग हीट टू सॉलिड, सिंपल थिंग इज कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट इफ वी आर गिविंग हीट टू गैसेस देन व्हाट विल हैपन, इसका प्रेशर बढ़ सकता है, इसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, टेम्परेचर राइज होगा, डन। एंड दैट इज व्हाई फॉर गैसेस specific heat, molar specific heat capacity depends on
condition under which heat is supplied. So we can supply heat to gas at constant pressure. कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट सप्लाई कर सकते हैं, और उस केस में हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट को सीपी कहते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी कर सकते हैं, और उस केस में मोलर स्पेसिफिक हीट को सीवी से डिनोट करते हैं। डन। सॉलिड के केस में सीपीसीवी डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वी इज नॉट गेटिंग अप, वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, पी ऑलरेडी कांस्टेंट है हर केस में। डन। सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट। बट इन केस ऑफ गैसेस पी वी का चेंज होने का चांस है। सो बेसिकली दो कंडीशंस में हम मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं फॉर गैसेस, वन एट कांस्टेंट प्रेशर, अनदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो उसी चीज को देखेंगे, टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट at constant pressure, and another one is your what, at constant volume. ठीक है, so दो conditions पे we can define it. Now we will compare it, and this is a very good comparison actually. So we are going to see कि CP और CV के magnitude में क्या difference होगा, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। Suppose कर लो, बहुत ही interesting है इसमें, अगर तुमने एक ऐसे लिया, यहाँ पे पिस्टन रखा, और ये पिस्टन, ये जो मेम्ब्रेन है ना, सपोज कर लो दिस इज योर रिजिडली फिक्स्ड। ठीक है, रिजिडली फिक्स्ड कहने का मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन है ये मूव नहीं करने वाला, ये इमूवेबल है, दिस इज नॉट गोइंग टू मूव। यानी कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। डन। एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग इट हीट। सेकेंड एक और कंडीशन है, हमने एक और कंटेनर लिया, सेम कंटेनर लिया है। ठीक है, डायग्राम डिफरेंट दिख सकता है बट कंटेनर सेम है, एवरीथिंग इज सेम। नाउ दिस इज नॉट, this is movable, so this membrane is movable, and here also we are giving it what, we are giving it same amount of heat, suppose same amount of heat. So but here this membrane is moving such that pressure outside and pressure inside is always remaining same. So यहाँ पे pressure क्या रह रहा है, same रह रहा है। डन। सो P नॉट इक्वल टू Pn, इस तरह से ये मेम्ब्रेन मूव करेगा, ऐसा कंडीशन है। सपोज कर लो किसी तरह हमने इस कंडीशन को अचीव किया है, दिस वी कैन अचीव, जो तुम लोग पढ़े होगे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, आगे मैं भी डील करूंगी थोड़ा सा। सो अभी के लिए मान लो कि हमने इन दोनों को ऐसे कंडीशन में फिक्स रखा है। अब देखो क्या होगा, यहाँ भी हमने डेल्टा एच अमाउंट ऑफ हीट दिया, और यहाँ भी हमने डेल्टा एच अमाउंट ऑफ हीट दिया। अब देखो पहले कंटेनर के पास क्या ऑप्शन है, पहले कंटेनर के पास कोई भी, अभी अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा कि जब भी हम कोई सिस्टम को हीट देते हैं, वो उस हीट का क्या कर सकता है, काम कर सकता है, यानी कि वर्क कर सकता है, और अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकता है, दो चीज कर सकता है। अब तुम यहाँ पे देखो, सपोज कर लो दोनों ही केस में टेम्परेचर राइज हमें सेम चाहिए। ठीक है, सो यहाँ भी मुझे डेल्टा टी, और यहाँ भी टेम्परेचर राइज कितना चाहिए, डेल्टा टी, इस गैस का भी और इस गैस का भी। दोनों केस में मुझे सेम टेम्परेचर राइज चाहिए, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज मुझे दोनों ही केस में क्या चाहिए, सेम चाहिए। अब तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट कंटेनर में सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमें ये कंटेनर, ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा, सो दिस इज जीरो। और जो भी डेल्टा एच है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा यू में। समझ रहे हो? अब तुम ध्यान से देखो, अगर हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट इसको दे दिया तो क्या होगा, इस कंटेनर का प्रेशर बैलेंस रखना है, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, और वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो यहाँ पे डेल्टा एच दो पार्ट में डिवाइड होगा, वर्क भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी होगा। यानी कि सेकेंड केस में अगर मुझे टेम्परेचर राइज सेम चाहिए पहले जैसा, तो डेल्टा एच अमाउंट ऑफ हीट देने से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे जो हीट देना होगा वो कुछ डेल्टा एच डैश होगा, विच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में नहीं जाएगा, यानी कि सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाने में नहीं जाएगा, कुछ वर्क करने में भी खर्च हो जाएगा। इसलिए अगर मुझे इंटरनल एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ाना है, तब मुझे हीट का वैल्यू इस सेकेंड कंटेनर में ज्यादा देना होगा। अब तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट केस में, केस वन में अगर मैं डेल्टा एच का वैल्यू लिखूं तो क्या लिखूंगी, केस वन क्या है तुम्हारा, सीवी। सो हीट, सीवी को कैसे लिखोगे, हीट गिवन
पर यूनिट मोल, पर यूनिट मोल, पर यूनिट टेम्परेचराइज, ऐसे लिखोगे, है ना। और डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा टी, ये होगा, ठीक है। और केस 2 में क्या लिखोगे, केस 2 में और देखो यहाँ पे केस 2 भी लिखो, सीपी क्या लिखोगे, डेल्टा एच डैश पर यूनिट मोल पर यूनिट टेम्परेचर है। डेल्टा एच डैश तुम्हारा क्या है, डेल्टा एच से ज्यादा है, सो क्लियरली दिख रहा है सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। सो डेल्टा एच डैश को क्या लिखोगे, NCP डेल्टा टी। सो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, सीपी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज के लिए हमने अभी अभी देखा कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि अगर हीट ज्यादा देना पड़ रहा है मतलब स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी इज ग्रेटर देन सीपी। आगे इसको हम लोग ग्राफ से भी आइडेंटिफाई करेंगे इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, बट अभी के लिए एक्सपेरिमेंटली समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, और यहाँ पे मैं क्वाजियोस्टैटिक प्रोसेस को डिफाइन करूंगी। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, जैसे देखो अभी अभी हमने रिवीजन में मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर स्टेट 1 पे गैस है और स्टेट 1 पे प्रेशर है P1 V1 V2 T1, ठीक है, इसका एड्रेस ये है, और सेकेंड स्टेट में इसका एड्रेस क्या है, P2 V2 T2, ठीक है। और 1 से 2 जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं, डन। और वो प्रोसेस तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर पे जा सकता है, यानी कि P1 इक्वल टू P2 हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जा सकता है, यानी कि V1 इक्वल टू V2 हो सकता है, या कांस्टेंट टेम्परेचर पे T1 इक्वल टू T2। और एक और प्रोसेस है एडियाबेटिक, जिसमें हम लोग हीट कुछ भी नहीं देते सिस्टम को और देखते हैं कि वो सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कैसे जा रहा है, ठीक है। सो ऑल दिस प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू रीड, बट अगेन बिफोर मूविंग अहेड वी शुड लुक एट हियर लाइक कि जो भी ये प्रोसेस हो रहा है क्या वो रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मैंने तुम लोगों को ये बोला कि नेचर में कोई भी प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है ना, और रिवर्सिबल प्रोसेस हमें अटेन करना पड़ता है, वो नेचुरली नहीं मिलता। लेकिन अगर नेचुरली इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो भी उसको रीड करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे, जैसे तुम ध्यान से देखो, हमने पिस्टन का एग्जांपल बहुत ज्यादा लिया है ना। सो यहाँ पे अगेन मैं ले रही हूँ, सपोज कर लो ऐसा पिस्टन है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन रखा हुआ था जिसका मास m था, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इस पे एक प्रेशर लगा रहा है, डन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगा रहा है, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है, ये पिस्टन भी प्रेशर लगा रहा है, और ये गैस और ये दोनों प्रेशर मिलके गैस के प्रेशर को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में है। सपोज मैंने क्या किया, ऑल ऑफ सडन इस पूरे m मास को ऑल ऑफ सडन हटा दिया। सो ऑल ऑफ सडन जब मैं पूरे मास को हटाऊंगी तो क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है सिंस ये मूवेबल है, ये आउटसाइड जैसे डाउनवर्ड प्रेशर घट गया, अपवर्ड प्रेशर सेम का सेम रहा, तो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में इस मेम्ब्रेन का मूवमेंट होगा। यानी कि वो यहां से, जबकि यहाँ पे जब था इक्विलिब्रियम स्टेट पे इसका प्रेशर सपोज P1 V1 T1 था स्टेट, और जैसे ही मास को हटाया ये मेम्ब्रेन यहाँ पहुंच गया, और इस स्टेट में जब गैस पहुंचा पूरा तो प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हो गया। हमें इनिशियल पता है P1 V1 T1, फाइनल पता है P2 V2 T2, लेकिन बीच में क्या हुआ, इनिशियल हमें 1 पता है, 2 पता है, लेकिन बीच में सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कैसा था, कैसे रीड कर पाएंगे। ये काम तो बहुत जल्दी हो गया, जैसे ही हमने मास, इतने हेवी मास को हमने जल्दी से हटा दिया, ये प्रोसेस काफी जल्दी हो गया, तो बीच की रीडिंग तो हम कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि P वर्सेस V का अगर ग्राफ बनाना है 1 से 2 प्रोसेस का, तो 1 और 2 के बीच में उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर किसी भी पॉइंट पे कितना था ये हम नहीं बता सकते इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस को रीड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज कर लो हमारे पास, अब मैं सेकेंड कंडीशन ले रही हूँ, यहाँ पे क्या था, ये m मास जो है ना वो किससे बना है, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल से बना है, ठीक है, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल से बना है। अब देखो मैं यहाँ से एक सैंड पार्टिकल को हटा रही हूँ,
पूरे एम मास को ऑल ऑफ सडन नहीं हटा रही, सैंड के एक पार्टिकल को हटाऊंगी तो एक पार्टिकल इस पे कितना डाउनवर्ड प्रेशर लगा रहा होगा, बहुत कम। सो जब मैं एक छोटे से पार्टिकल को हटा रही हूं तो उससे प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा नहीं, है ना। और ये मेम्ब्रेन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, यानी कि फिर एक हटाया हमने, फिर दूसरा पार्टिकल हटाएंगे, तीसरा हटाएंगे, यानी कि एम मास को हटाने के प्रोसेस को हम काफी धीरे धीरे कर रहे हैं। और जब हम इसको काफी धीरे धीरे करेंगे तो हम इस प्रोसेस को फुल्ली रीड कर पाएंगे, एंड दिस इज योर व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस। सो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए हम जो भी प्रोसेस आगे पढ़ेंगे दैट विल बी योर रिवर्सिबल थिंग, बिकॉज दैट इज व्हाट वी कैन ड्रॉ ऑन थिंग्स। अदरवाइज इरिवर्सिबल को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि बीच के स्टेट को हम लोकेट नहीं कर पा रहे, इट इज हैपनिंग वेरी वेरी फास्ट। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस, सबसे पहले गैस तो क्या है, गैस पता है तुम्हें? एक मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है गैसेस में। आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस का मतलब वो होता है कि दो गैस के दो एटम के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ए बी को पहचान नहीं पा रहा, ए बी को नहीं जानता। मतलब सपोज कर लो तुम इंडिया के ऐसे लोकेशन में रह रहे हो, रेगिस्तान में रहते हो, जहाँ पे तुम्हारा घर और एक दूसरे आदमी के घर के बीच में 1 किलोमीटर की दूरी है, तो डेफिनेटली तुम लोग नेबर्स नहीं हो, तुम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। तो नहीं जानते तो तुम एक दूसरे को अफेक्ट भी नहीं करोगे। जैसे कोई तुम्हारे पास होता है तो अगर वो दुखी है तो तुम्हें भी थोड़ा सैडनेस होता है, क्योंकि तुम पास हो तो तुम एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे हो। लेकिन जब दूर होते हो तो कोई अफेक्ट नहीं होता, है ना, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे अगर दो गैसियस एटम दूर दूर हैं तो दो एटम एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते तब हम कहते हैं कि वो आइडियल गैस है, क्योंकि उनका एक दूसरे से इंटरेक्शन क्या है, जीरो है। और यही है आइडियल गैस होने का कंडीशन। ओके, तो हम आइडियल गैस पहली बार पढ़ेंगे, पहली बार नहीं, मतलब पहली बात ये कि हम आइडियल गैस को ही रीड करेंगे। और आइडियल गैस इक्वेशन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास के स्टार्टिंग में पढ़े हैं। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है पारुल? एम आई नॉट ऑडिबल? क्लियर है ना? उन्नति, तुम्हारे साइड से कुछ दिक्कत होगी शायद। ठीक है, सो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा था, वो क्या है तुम्हारा? वो है PV इक्वल टू nRT। दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। P is pressure, V is volume, N is number of mole, R is your gas constant, T is temperature in Kelvin। ठीक है, सो ये तो हमने पहले पढ़ा है। यानी कि कोई भी स्टेट में अगर गैस को मैं लिखती हूँ, यहाँ पे प्रेशर P1 V1 T1 है, तो इसके लिए लिख सकते हो P1 V1 will be equal to nR T1। ठीक है, सो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। और इन सारे इक्वेशंस के बेसिस पे अब हम सारे प्रोसेसेस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, मैं सारे प्रोसेस को खत्म करूंगी। ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, और सारे ही प्रोसेस में हमें करना क्या है, देखो मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। हर प्रोसेस में तुम्हें सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है। ठीक है, हर प्रोसेस में तुम्हें क्या करना है, आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है पहला। उसके बाद हर प्रोसेस के लिए तुम्हें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी लिखना है, लेकिन इससे पहले तुम्हें क्या लिखना होगा, और वर्क डन लिखना है हर प्रोसेस के लिए। फिर वर्क डन निकालने के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन लिखना है। ये कर लेने के बाद हमें फाइनली P वर्सेस V का ग्राफ बनाना है। यानी कि हर प्रोसेस में हम कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। आइडियल, जैसे देखो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो इसके लिए जब तुम आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे तो PV इक्वल टू क्या लिखोगे, nRT। V कांस्टेंट है तो P क्या हो जाएगा, N/V R, यानी कि ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर T। और हम कहेंगे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे। वर्क डन, यानी कि P डेल्टा V को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे हर प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्मूला है, हर प्रोसेस के लिए अलग अलग आएगा। मतलब ये जनरल फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करके हर प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालेंगे।
एंड देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो भी वर्क डन आएगा उसको रख कर देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें हो रही है, फिर P वर्सेस V का ग्राफ बनाएंगे या P वर्सेस T का वट एवर ग्राफ वी विल ड्रॉ, मतलब ग्राफ से डील करना है हमें. So these four things we are going to do. So in tomorrow class I will do that. Anyone any doubt? Okay, Unnati, bye bye. Take care. चलो ठीक है, bye bye. Okay, so everyone take care of it, and tomorrow in the class we'll discuss it. Bye.